एपिसोड की शुरुआत होते ही मिहिर अचानक बाजार से बिना कुछ कहे चला जाता है। अंगद उसकी पीठ देखते हुए भीतर ही भीतर टूट जाता है। उसकी नम होती आंखों को देखकर वृंदा चिंतित होकर पूछती है कि क्या हुआ। अंगद तुरंत बात को टालते हुए कहता है कि बस धूल उड़कर आंख में आ गई थी। वृंदा हल्की आवाज में कहती है कि वो अब भी इस माहौल और बदलती परिस्थितियों की आदत डाल रहा है, इसलिए परेशान दिख रहा है। उधर गाय सुज्जू नोयना को एक शांत कैफे में ले आती है ताकि उससे बिना किसी रुकावट के बात कर सके। नोयना की ये अचानक बदलाव अजीब लगता है और वो पूछती है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया। सुज्जू का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो याद दिलाती है कि मिहिर को जलाने के चक्कर में कहीं वो फिर वही गलती न दोहरा बैठे, उस रात की तरह जब तूफान में वो अकेले एम्प्टी ब्रिज पहुंच गई थी और अपनी जान देने का सोचा था। सुज्जू से बताती है कि पिछली बार तो किस्मत अच्छी थी, वरना वो रात किसी भयानक हादसे में बदल सकती थी और उसे बचाने वाला कोई ऐसा था जो उसके लिए सच्ची चिंता रखता है। सुज्जू आगे कहती है कि अपनी झुंझलाहट में उसने एक पल को भी नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उसके दोस्त और परिवार पर क्या गुजरती। नोयना उसे भरोसा दिलाती है कि ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा और वो खुद को संभाल चुकी है, लेकिन सुज्जू नाराज है कि वो फिर से खुद को मुश्किलों की ओर धकेल रही है। बातचीत खत्म होते ही दोनों कैफे से बाहर चली जाती हैं। इसी कैफे के किसी कोने में डिटेक्टिव रंगनाथन वेटर के भेस में मौजूद होता है। उसने पहले ही उनकी टेबल के नीचे एक माइक्रोफोन लगा रखा है। दोनों लड़कियों के निकलते ही वो रिकॉर्डिंग सुनता है और इस जानकारी से हक्का बक्का रह जाता है कि नोयना ने तूफान वाली रात सच में छलांग लगाई थी और कोई अनजान व्यक्ति उसे बचा ले गया था। उसे महसूस होता है कि ये जानकारी केस की दिशा बदल सकती है। वो तुरंत एम्प्टी ब्रिज जाने का इरादा करता है। दूसरी ओर ऑफिस में ऋतिक नए प्रोजेक्ट को लेकर जोश में समझाता जा रहा है, लेकिन मिताली का ध्यान कहीं और है। उसकी आंखें उनींदी हैं और चेहरा स्पष्ट तौर पर बोरियत दर्शाता है। ऋतिक खींचकर पूछता है कि क्या वो उसकी बात सुन भी रही है। मिताली साफ साफ कह देती है कि ऑफिस का काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उसका मन तो फिल्में देखने, शॉपिंग करने और पार्टी करने का करता है। ऋतिक हैरान होकर पूछता है कि फिर वो रोज ऑफिस आती क्यों है। मिताली बताती है कि नौना मासी ने उसे जबरदस्ती यहाँ सेट किया है। फिर वो मजाक में पूछ बैठती है कि ऋतिक के पास भी कोई बेहतर विकल्प नहीं था क्या। ऋतिक बताने ही वाला होता है कि वो गिटार और गाने का शौक रखता है, तभी मिहिर वहां पहुंच जाता है। मिहिर मिताली से कहता है कि नौना को उस पर गर्व होगा कि वो इतनी मेहनत कर रही है। मिताली तुरंत झूठ बोल देती है कि उसे ऑफिस का काम बहुत पसंद है। मिहिर ऋतिक से वो फाइल मांगता है जो उसे मिल नहीं रही थी और ऋतिक तुरंत उसे ढूंढने निकल जाता है। इधर रणविजय अपने केबिन में बैठा बार बार मिहिर के साइन कॉपी करने की विफल कोशिशों से चिढ़ चुका है। गुस्से में वो कागजों का ढेर इधर उधर फेंक देता है। तभी मिहिर अचानक उसके केबिन में आ जाता है। रणविजय घबरा जाता है और हड़बड़ाहट में सारे कागज उठाकर डस्टबिन में ठूस देता है। मिहिर की निगाह उस फाइल पर पड़ती है जिसे वो ढूंढ रहा था। वो कड़क आवाज में पूछता है कि ये फाइल उसके पास कैसे पहुंची। रणविजय सफाई देता है कि उसे लगा था अंगद का काम उसे देखना है। मिहिर सख्त लहजे में कहता है कि ये इंपोर्ट लाइसेंस की फाइल है और इसके खो जाने से बड़ा नुकसान हो सकता था। फाइल लेकर वो चला जाता है और रणविजय राहत की सांस भरता है। फिर जल्दी जल्दी सारे कागज बैग में भर लेता है। एम्प्टी ब्रिज पर रंगनाथन को वही शराबी दिखता है जिससे मिहिर ने उस रात पूछताछ की थी। रंगनाथन उससे पूछता है कि क्या उसे याद है कि तूफान वाली रात किसी लड़की ने पुल से छलांग लगाई थी। शराबी कहता है कि उसे एक आदमी ने बचा लिया था। रंगनाथन लड़की की तस्वीर दिखाता है, लेकिन शराबी उसे पहचान नहीं पाता, मगर वो कहता है कि उस आदमी को पहचान सकता है। तभी वो अचानक रंगनाथन के साथ सेल्फी लेने लगता है। तस्वीरें डिलीट करते हुए रंगनाथन को शराबी के फोन में मिहिर की वो तस्वीर मिलती है जिसमें वो किसी लड़की को संभाले खड़ा है। वो फोटो तुरंत अपने फोन में भेज लेता है और शराबी को कुछ पैसे पकड़ा देता है। उधर शांति निकेतन में पार्थ ठाकुर जी का कीर्तन करते हुए पूजा में लगा हुआ है। शोभा और तुलसी उसे देखकर खुश होती हैं। शोभा कहती है कि यूएस में रहने के बाद भी उसने घर की संस्कृति नहीं छोड़ी। पार्थ मुस्कुराकर बताता है कि ये तो तुलसी दादी की सीख है कि अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तुलसी गर्व से उसकी नजर उतारती है। इसी बीच मिताली और परी चौल के बाहर पहुंचती हैं। मिताली को समझ नहीं आता कि उसे यहाँ क्यों लाया गया। परी बताती है कि रणविजय के माता पिता यहीं रुके हुए हैं। चौल देखकर मिताली चिढ़ जाती है। तभी गोपू उससे टकरा जाता है। जब वो सामान उठाने झुकता है तो मिताली समझ बैठती है कि वो भीख मांग रहा है। परी समझाती है कि ये वृंदा का भतीजा है। मिताली उसे पैसे देकर अपमानित करने की कोशिश करती है, लेकिन गोपू इनकार कर देता है और जैसे ही वो वृंदा को चोड़ कहती है, गोपू आहत होकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मिताली वृंदा के घर चाय पत्ती मांगने के बहाने पहुंचकर उसे तानों से नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे तो पहले से ही अंगद और वृंदा पर शक था। वृंदा बिना कुछ कहे अंदर जाकर चाय पत्ती ले आती है। परी उसे डांटती है कि अनावश्यक ड्रामा ना करे, हमें रणविजय के माता पिता से मिलना भी है। इसी समय रणविजय सुभाष को बताता है कि उसने परी के पिता के नकली साइन करके 80 लाख हड़प लिए हैं। सुभाष उसे चेतावनी देता है कि ज्यादा लालच में कहीं पकड़ा ना जाए। रणविजय हंसकर कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, वो इन लोगों से करोड़ों निकाल लेगा। उसी समय रंगनाथन वेटर के भेस में वहां आता है और उनकी बातों की रिकॉर्डिंग हासिल कर लेता है।
वो खुद से कहता है कि अब केस लगभग साफ हो चुका है और उसे तुरंत तुलसी को खबर देनी होगी। शांति निकेतन में पार्थ, ऋतिक और शोभा गर्मा गर्म कचौड़ियां खा रहे हैं। ऋतिक मजाक करता है कि ये तो परी से बनवानी चाहिए थी। शोभा बताती है कि परी को पकाना नहीं आता, पर ऋतिक तुरंत कहता है कि उसने अब कुकिंग सीख ली है। परी भी मजाक में उसे छेड़ती है और कहती है कि लड़कियां आजकल किसी से कम नहीं, महिलाओं ने तो इस बार वर्ल्ड कप भी जीत लिया है। दोनों की नोकझोंक चलती रहती है। पार्थ मजाक में कहता है कि कचौड़ियां बिल्कुल तुलसी दादी की तरह गोल मटोल और परफेक्ट हैं। परी भी हंसते हुए तुलसी को कचौड़ी से तुलना कर देती है। तुलसी बताती है कि उसने वजन कम कर लिया है और अब पुराने ब्लाउज भी फिट आते हैं। परी भी उसकी तारीफ करती है। इसी समय डिटेक्टिव रंगनाथन तुलसी से मिलने पहुंचता है। तुलसी और ऋतिक उसे देखकर घबरा जाते हैं। तुलसी कहती है कि अगर घर वालों ने उसे यहाँ देख लिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसने रंगनाथन के बारे में किसी को नहीं बताया है। तभी रंगनाथन की नज़र मिहिर पर पड़ती है और वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ आता है कि यही वो आदमी है जिसने उस तूफानी रात किसी लड़की को बचाया था और अब वही रमन की होने वाली पत्नी के आसपास घूम रहा है। और यही एपिसोड समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।